गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने यहाँ पे जो चैप्टर किया था वो किया था स्थानीय स्वशासन हम कर रहे थे। तो उसमें हमने 73 अमेंडमेंट जो 73वां और 74वां संशोधन था उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो जो 73वां संशोधन था वो ग्राम पंचायतों से संबंधित था और जो 74वां संशोधन है वह नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर 73वां और 74वां संशोधन देखिए। अब सभी प्रदेशों ने 73वें संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बना दिए हैं। इन प्रावधानों को अस्तित्व में आए हुए अब 10 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। देखिए कब लागू हुआ था, 1994 में लागू हो गया था। तो 1994 से आप देख सकते हैं कि इतना टाइम हो गया है, स्थानीय शासन लागू हो चुका है। इस अवधि में अधिकांश प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव कम से कम 2 बार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा कुछ और प्रदेशों में तो अब तक 3-3 दफ़े चुनाव हो चुके हैं। आज ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या 600 से ज़्यादा है। यदि ग्रामीण भारत की बात करें तो जिला पंचायतें 600 से ज़्यादा हैं और मध्यवर्ती तथा प्रखंड स्तरीय पंचायतों की बात करें तो वे 6000 तथा ग्राम पंचायतों की बात करें तो वे 2,40,000 हैं। शहरी भारत में 100 से ज़्यादा नगर निगम हैं, 1400 नगर पालिका तथा 2000 नगर पंचायतें मौजूद हैं। हर 5 वर्ष पर इन निकायों के लिए 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है। ये जो 5 निकायों की बात की गई है, ठीक है। एक आपके सामने यहाँ पर किसकी बात की गई है, एक जो 3 टायर सिस्टम तो आप समझ सकते हैं गांव के लिए, जैसे कि ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक समिति होती है और फिर जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। उसी तरीके से जब शहरों के स्वशासन की बात करूँ तो वहाँ पर नगर पालिका व नगर निगम होते हैं। तो ये जो 5 संस्थाएँ हैं इनमें लगभग हर 5 वर्ष बाद 32 लाख सदस्य हैं उनका निर्वाचन होता है। इनमें से 13 लाख महिलाएं हैं। 32 लाख में से 13 लाख जो है वे फीमेल्स हैं। यदि प्रदेशों की विधानसभा तथा संसद को एक साथ रख कर देखें तो भी इनमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या 5000 से कम बैठती है। स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। यह बात एकदम जाहिर है कि 73वें व 74वें संशोधन ने देश की पंचायत राज व्यवस्थाओं और नगर पालिका की संस्थाओं की बनावट को एक सा किया है। इन स्थानीय संस्थाओं की मौजूदगी ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे शासन में जनता की भागीदारी के लिए मंच और माहौल तैयार होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण स्थानीय निकायों में महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी जो है वह सुनिश्चित हुई है। आरक्षण का जो प्रावधान है वह अध्यक्ष और सरपंच जैसे पद के लिए भी है। देखिए जब आरक्षण की हम बात करें तो जो प्रावधान है वह अध्यक्ष कौन, जो जिला परिषद का अध्यक्ष है, और सरपंच जैसे पद के लिए भी है। इस कारण निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों पर आसीन है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अध्यक्षों और सरपंच की यदि बात करें तो एक बड़ी संख्या में मतलब इस पद पर आसीन है। आज कम से कम 200 महिलाएं जिला पंचायतों के अध्यक्ष हैं। कम से कम 200 फीमेल्स ऐसी हैं जो जिला पंचायतों की अध्यक्ष हैं। 2000 महिलाएं प्रखंड अथवा तालुका पंचायत के अध्यक्ष हैं तथा ग्राम पंचायतों में महिलाओं की सरपंच की संख्या 80,000 से भी ज़्यादा है। नगर निगमों में 30 महिलाएं मेयर हैं। नगर पालिकाओं में 500 से ज़्यादा महिलाएं अध्यक्ष पर आसीन हैं। लगभग 650 नगर पंचायतों की प्रार्थनी महिलाओं के हाथ में है। संसाधनों पर अपने नियंत्रण की दावेदारी करके महिलाओं ने ज़्यादा शक्ति और आत्मविश्वास अर्जित किया है। इन संस्थाओं में महिलाओं की मौजूदगी के कारण बहुत सी स्त्रियों के राजनीतिक के काम धंधे की समझ पैनी हुई है। अनेक मामलों में पाया गया है कि स्थानीय निकायों के विचार विमर्श में महिलाओं की मौजूदगी उसमें नया प्रक्षेप जोड़ती है और चर्चा ज़्यादा संवेदनशील होती है। अनेक मामलों में यह देखा गया है कि महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में असफल रही हैं अथवा महिला को पद पर आसीन कराकर परिवार का पुरुष उसके बहाने फैसले लेता रहा है, लेकिन ऐसी घटनाओं में तेज़ी से कमी आ रही है। देखिए महिलाओं को उनके पद पर आसीन करा के जो परिवार का मुखिया होता है पुरुष, वह उनकी जगह पर फैसले लेता है, लेकिन आज के समय पे इन चीज़ों में भी कमी आ रही है। अनुसूचित
जाति व जनजाति के लिए आरक्षण को संविधान संशोधन ने ही अनिवार्य बना दिया है। इसके साथ ही अधिकांश प्रदेशों ने पिछड़ी जाति के आरक्षण का प्रावधान बनाया है। भारत की जनसंख्या में 16.2% जो है वह अनुसूचित जाति के लोग हैं और 18.2% इसमें जो है वह अनुसूचित जनजाति के लोग सम्मिलित हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्थानीय शासन के शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में इन समुदायों की संख्या लगभग 6.6 लाख है। इससे स्थानीय निकायों की सामाजिक बनावटी में भारी बदलाव आए हैं। ये निकाय जिस सामाजिक सच्चाई के बीच काम कर रहे हैं, अब उस सच्चाई की नुमाइंदगी इन निकायों के जरिए हो रही है, ज़्यादा हो रही है। कभी कभी इसमें तनाव पैदा होता है और तो सबका सामाजिक रूप से प्रभावशाली होने के कारण गांव पर अपना नियंत्रण रखता है। वह अपने दबदबे को छोड़ना नहीं चाहता है। यदि तबके की बात करें, जो क्या नाम है, ब्लॉक समिति जो होती है, तो वह प्रभावशाली होने के कारण गांव पर अपना नियंत्रण रखता है। वह अपने इस दबदबे को छोड़ना नहीं चाहता है। इससे सत्ता के लिए संघर्ष तेज हो जाता है, लेकिन तनाव और संघर्ष हमेशा बुरे नहीं होते हैं। जब भी लोकतंत्र को ज़्यादा सार्थक बनाने और ताकत से वंचित लोगों को ताकत देने की कोशिश होगी, तो समाज में संघर्ष और तनाव होना ही है। संविधान के संशोधन ने 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले किया है। ये सारे विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की ज़रूरतों से संबंधित हैं। स्थानीय शासन के कामकाज के पिछले दशकों के अनुभव बताते हैं कि भारत में इसे अपना कामकाज जो है वह स्वतंत्रता पूर्वक करने की छूट बहुत कम है। अनेक प्रदेशों ने अधिकांश विषय स्थानीय निकायों को नहीं सौंपे हैं। इसका मतलब यह है कि स्थानीय निकाय कारगर ढंग से काम नहीं कर सकते हैं। इस तरह इतने सारे जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का पूरा काम बस प्रतीकात्मक बनकर रह गया है। कुछ लोग स्थानीय निकायों के निर्माण की यह कहकर आलोचना करते हैं कि इससे प्रादेशिक और केंद्रीय स्तर पर जिस तरह के फैसले लिए जाते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। बस स्थानीय स्तर की जनता के पास लोक कल्याण के कार्यक्रमों तथा संसाधनों के आवंटन के बारे में विकल्प चुनने की ज़्यादा शक्ति नहीं होती है। क्लियर हो गया आपको? देखिए उसके बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सफल उदाहरण के रूप में अक्सर लातीन अमेरिका के देश बोलिविया का नाम लिया जाता है। जब विकेंद्रीकरण की बात की जाए तो वहाँ पर अक्सर लातीन अमेरिका के देश बोलिविया का नाम लिया जाता है। सन 1994 में पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ के तहत विकेंद्रीकरण करके सत्ता स्थानीय स्तर को सौंपी गई थी। परिणाम स्वरूप महापौर पर लोकतांत्रिक चुनाव संभव हुआ। देश को नगरपालिका में विभाजित किया गया और एक ऐसी प्रणाली अपनाई गई कि नई नगरपालिकाओं को धन स्वयं हस्तांतरित हो जाए। बोलिविया में 1314 नगरपालिकाएं हैं। बोलिविया में 314 जो है वह नगरपालिकाएं हैं। नगरपालिकाओं की अगुवाई जनता द्वारा निर्वाचित महापौर करते हैं। इन्हें प्रेसिडेंट म्युनिसिपल भी कहा जाता है। महापौर के साथ एक नगरपालिका परिषद होती है। स्थानीय स्तर के देशव्यापी चुनाव हर 5 वर्ष पर होते हैं। जो स्थानीय स्तर के देशव्यापी चुनावों की मैं बात करूं तो वो हर 5 वर्ष बाद होते हैं। बोलिविया की स्थानीय सरकार को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधा बहाल करने तथा आधारभूत ढांचे के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बोलिविया में देशव्यापी राजस्व उगाही का 20% जो है वह नगर पालिकाओं को प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है। नगर पालिका को मोटर वाहन, शहरी संपदा तथा बड़ी कृषि संपदा पर कर लगाने का अधिकार है। इन नगर पालिकाओं के बजट का अधिकांश हिस्सा जो है वह वित्तीय हस्तांतरण की प्रणाली के जरिए प्राप्त होता है। देखिए उसके बाद स्थानीय निकायों के पास अपना कह सकने लायक धन बहुत कम होता है। जो स्थानीय निकायों की यदि मैं बात करूं तो उनके पास अपना धन जो है वह काफ़ी कम होता है। स्थानीय निकाय प्रदेश तथा केंद्र सरकार की वित्तीय मदद के ऊपर निर्भर रहते हैं। जो मदद केंद्रीय स्तर या प्रदेश की जो सरकार उनकी मदद करती है उसी के आधार पर उनके पास इनकम सोर्सेज होते हैं। इसके कारगर ढंग से काम कर सकने की उनकी क्षमता बहुत ही क्षीण हुआ है। शहरी स्थानीय निकायों का कुल राजस्व उगाही में जो 0.24% का योगदान है। यदि शहरी स्थानीय निकायों की बात करूँ तो जितना भी राजस्व आता है, ठीक है, जितना रेवेन्यू आता है उसका सिर्फ 0.2% ही है जो मतलब वहाँ के निकायों को मिलता है, जबकि सरकारी खर्चे का 4% इन निकायों द्वारा व्यय होता है। इस तरह स्थानीय निकाय कमाते कम हैं और खर्च जो है वह ज़्यादा करते हैं। इसी कारण ये निकाय अनुदान देने वाले पर निर्भर होते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर?